हेलो एवरीवन। आज हम लोग पढ़ रहे हैं फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस, जिसमें हम लोग देख रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ठीक है, तो मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ सिलेबस भी, और हम आज स्टार्ट कर रहे हैं एक न्यू टॉपिक। ओके, तो सबसे पहले तो हम समझे कि सिलेबस क्या है आपका, उसी के साथ मैं आपका टॉपिक कंटिन्यू करती हूँ। ओके, और मैंने यहाँ पर स्लाइड शेयर की है, एक बार आप लोग चेक करके बताओ कि आपको स्लाइड विजिबल है और मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही है। ओके, हम लोग पढ़ेंगे फूड माइक्रोबायोलॉजी का यूनिट सेकंड, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे माइक्रोब्स, उनके क्लासिफिकेशंस और उनके मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स क्या है। ओके, तो ये पढ़ने से पहले आप थोड़ा सा देख लो सिलेबस। ये है फूड सेफ्टी ऑफिसर का सिलेबस, 2024 का एग्जाम है आपका, जिसमें आपके पास दो पेपर होंगे, जिसमें से सेक्शन बी में होगा फूड साइंस का सिलेबस, फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, ये आपका सिलेबस है। यूनिट वाइज हम लोग देख ले तो फर्स्ट यूनिट में आपका इंट्रोडक्शन, बेसिक फूड साइंस क्या होता है, फूड का प्रिजर्वेशन टेक्निक्स क्या है, उसके ट्रेडिशनल वेज क्या है, आप कैसे फूड को प्रिजर्व कर सकते हो, और फूड का बेसिक कॉन्स्टिट्यूट क्या होता है। ये यूनिट 1 भी स्टार्ट हो चुका है। सेकेंड यूनिट की मैं बात करूं तो सेकेंड यूनिट है आपका फूड माइक्रोबायोलॉजी, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जनरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसका क्लासिफिकेशन, और फूड से रिलेटेड सारे माइक्रोब्स जो कि फूड को अफेक्ट भी कर सकते हैं, जो फूड को बेनिफिट भी दे सकते हैं। ठीक है, तो इस यूनिट में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे माइक्रोबियल क्लासिफिकेशन, उनका मॉर्फोलॉजी, फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, माइक्रोब्स का ग्रोथ कैसे होता है। ओके, तो ये फर्स्ट टॉपिक, सेकेंड यूनिट का फर्स्ट टॉपिक मैं आज स्टार्ट कर रही हूँ, जिसको हम 2-3 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। ओके, इसके अलावा हम माइक्रोबियल टेक्निक्स पढ़ेंगे कि टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स कितने होते हैं, उनकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, उनके मीडिया प्रिपरेशन का क्या तरीका होता है। ओके, इसके अलावा फर्मेंटेड फूड कौन कौन से होते हैं, इनके क्या इंपॉर्टेंस है। तो ये है आपका यूनिट सेकेंड, जो आज हम लोग स्टार्ट करें। तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक है माइक्रोब्स इन फूड। ठीक है, तो वैसे स्पेशली हम लोग उन्हीं माइक्रोब्स को डिस्कस करेंगे जो फूड को अफेक्ट करते हैं, या तो पॉजिटिवली या तो नेगेटिवली। और चूंकि हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले हम समझे कि अर्थ पर कितने तरीके के ऑर्गेनिजम्स होते हैं, है ना। तो RH विटेकर का क्लासिफिकेशन सिस्टम आप सभी लोगों ने सुना है ना। विटेकर ने क्या किया था, क्लासिफिकेशन दिया था। इनका कहना था कि जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनको आप 5 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो, और यही 5 बाद में किंगडम कहे गए। ओके, तो ये 5 किंगडम थे आपके कौन कौन से। एक होता है आपका मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा एनिमेलिया, नेक्स्ट इज प्लांटी, एंड द लास्ट वन इज योर फंजाई। ठीक है, इस तरीके से 5 किंगडम्स है, जिसमें मोनेरा में स्पेशली आते हैं आपके बैक्टीरिया, प्रोटिस्टा में आते हैं प्रोटिस्टा, एनिमेलिया में अर्थ पे जितने भी एनिमल प्रेजेंट है वो सारे इस कैटेगरी में पढ़े जाते हैं, प्लांटी में ओब्वियसली अर्थ के सारे प्लांट्स, और फंजाई में ओब्वियसली फंजाइस। ओके, तो ऑर्गेनिजम्स को इन कैटेगरी में डिवाइड करने से पहले उनको क्लासिफाई किया गया कि इनके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। जैसे ऑर्गेनिजम्स को 2 क्लासेस में डिवाइड कर सकते हो आप ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। पहला प्रोकैरियोट्स, दूसरा यूकैरियोट्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्रिमिटिव है और जिनमें न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, उनको बोलते हैं हम प्रोकैरियोट्स। ये अर्थ पर मिलने वाले प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स हैं। ओके, और इनको, ये जितने भी प्रोकैरियोट्स होते हैं ना, ज्यादातर यूनिसेलुलर ही होते हैं, और इसमें आता है आपका मोनेरा। तो अगर मोनेरा के कैरेक्टरिस्टिक पूछे जाए तो आप क्या बोल सकते हो कि ये प्रोकैरियोट्स है और यूनिसेलुलर होता है। यूकैरियोट्स मतलब एडवांस,
एडवांस टाइप का ऑर्गेनिज्म या जिसमें न्यूक्लियस वेल डेवलप हो उनको हम बोलते हैं यूकैरियोट्स। ये दो क्लासेस में डिवाइड किए जा सकते हैं, यूनिसेलुलर एंड मल्टीसेलुलर। यूनिसेलुलर में आते हैं सारे प्रोटिस्टा, जैसे अमीबा, पैरामीशियम, दीज आर द प्रोटिस्ट, और ये सब आ जाएंगे प्रोटोजोआ, प्रोटिस्टा में, ठीक है। मल्टीसेलुलर की बात करें तो इनको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ देयर सेल वॉल। तो जिनमें सेल वॉल है और जिनमें सेल वॉल नहीं है। तो एनिमल्स जो होते हैं उनमें सेल वॉल नहीं पाया जाता, जबकि प्लांट और फंजाई में सेल वॉल पाया जाता है। तो अब इनको कैसे डिफरेंशिएट करें? तो प्लांट का एक बहुत ही कॉमन कैरेक्टरिस्टिक है कि प्लांट की एक स्पेशल टेंडेंसी है कि ये फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, और फंगाई में फोटोसिंथेसिस की एबिलिटी नहीं होती। तो सेल वॉल जिनमें है उनको दो क्लासेस में डिवाइड किया ऑन द बेसिस ऑफ फोटोसिंथेसिस। जो फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते ये है आपके फंजाई, और जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं ये होता है आपके प्लांटी। इस हिसाब से विटेकर के हिसाब से 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 5 किंगडम आते हैं, ठीक है। इन 5 किंगडम में और ऑलमोस्ट ऑर्गेनिज्म कवर हो जाते हैं। इसमें क्या लैक ऑफ है? तो इसमें वायरस नहीं आता क्लासिफिकेशन में, जहां लिविंग ऑर्गेनिज्म का क्लासिफिकेशन पढ़ा जाता है। तो ये तो बात हो गई हमारी बेसिक ऑर्गेनिजम्स की। अब इनमें से हमारे काम के ऑर्गेनिजम्स क्या है, या मैं बोलूं कि फूड इंडस्ट्री में कौन से ऑर्गेनिज्म मेजरली यूज किए जाते हैं, ठीक है। तो हम लोग पहले उस पर फोकस करें कि हमारे फूड इंडस्ट्रीज में या फूड के यूटिलाइजेशन में कौन कौन से माइक्रोब्स यूज होते हैं। वैसे माइक्रोब्स जो है वो बहुत ही क्रिटिकल या क्रूशियल रोल प्ले करते हैं दोनों ही पर्पस से, फूड की सेफ्टी के पर्पस से और फूड को खराब करने के पर्पस से भी, ठीक है। तो फूड में माइक्रोब्स दो काम करते हैं, या तो अच्छा काम करेंगे या खराब काम करेंगे। तो कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो फूड की सेफ्टी और उसमें फ्लेवर प्रोवाइड करने का काम करते हैं। जैसे इसमें बहुत सारे ऑर्गेनिज्म इंक्लूड है, जैसे कि आपका हो गया बैक्टीरिया, यीस्ट एंड मोल्ड्स, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो फूड पर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही तरीके के इम्पैक्ट डालते हैं। तो इम्पॉर्टेंटली हम कौन कौन से ऑर्गेनिज्म पढ़ेंगे? दिस इज योर बैक्टीरिया, ओके। इसके अलावा ये है आपका यीस्ट, और ये मैंने डायग्राम दिया है यहाँ पर मोल्ड, ठीक है। तो इन तीनों ही ऑर्गेनिज्म को हम डिटेल में पढ़ेंगे कि इनका फूड माइक्रोबायोलॉजी या फूड टेक्नोलॉजी में क्या यूज है, ओके। देखो पॉजिटिव रोल भी है और नेगेटिव रोल भी है। पॉजिटिव क्या है? तो फर्मेंटेशन जैसी प्रोसेस में आप माइक्रोब्स को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हो। तो फर्मेंटेशन करने की वजह से क्या होता है? तो उस फर्मेंट फूड में कुछ इंग्रेडिएंट मिलते हैं जिसकी वजह से फ्लेवर इंक्रीज होता है, टेक्सचर इंक्रीज होता है, और उस फूड का शेल्फ लाइफ भी इंक्रीज हो जाता है, ओके। कुछ एग्जाम्पल है जैसे यहाँ पर, जैसे मैं बात करूं लैक्टिक एसिड, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया योगर्ट में, चीज बनाने में, सॉरक्रट बनाने में और किमची बनाने में यूज किया जाता है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? शुगर को कन्वर्ट कर देते हैं लैक्टिक एसिड में। ये बैक्टीरिया जो होते हैं वो शुगर को कन्वर्ट करते हैं लैक्टिक एसिड में, जिसकी वजह से उसका प्रिजर्वेशन इंक्रीज होता है, ठीक है। और दूसरा कि ये एक टेस्टी स्वीट टेस्ट भी देता है, ड्यू टू द लैक्टिक एसिड एक टेस्ट जनरेट होता है इन द फूड। यीस्ट का क्या यूज है? तो जनरली ब्रेड और अल्कोहलिक बेवरेजेस जैसे कि हो गया वाइन, बियर, इनको बनाने में यीस्ट का बहुत बड़ा रोल है। ये क्या करता है? शुगर को फर्मेंट करता है, और फर्मेंट करने की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड और अल्कोहल का प्रोडक्शन होता है ड्यू टू द यीस्ट। मोल्ड की मैं बात करूं तो स्पेशली ब्लू चीज बनाने में और भी तरीके के अलग अलग फ्लेवर जनरेट करने में मोल्ड का यूज है। ये हम सब देख रहे हैं पॉजिटिव रोल, मतलब कि कौन से ऑर्गेनिज्म है जो फूड को पॉजिटिवली इनहेंस करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, या उनका शेल्फ लाइफ बढ़ाते हैं, या फूड में फ्लेवर जनरेट करते हैं। तो इनका एक एग्जाम्पल है फर्मेंटेशन। एक और एग्जाम्पल है इसका प्रोबायोटिक्स। प्रोबायोटिक्स कैसे बैक्टीरिया होते हैं? बेनिफिशियल बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारी गट हेल्थ को इम्प्रूव करते हैं। जैसे कि आपने योगर्ट लिया, या कीफर हो गया, फर्मेंटेड पिकल्स हो गए, ये
ये एक तरीके के प्रोबायोटिक कल्चर्स ही होते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम और इम्यून सिस्टम को इंक्रीज या सपोर्टिव बनाने का काम करते हैं। ठीक है, सीधे सीधे बैक्टीरिया तो होते हैं आपके योगर्ट में जिसको आप खाते हो, तो आपका डाइजेस्टिव सिस्टम उससे अच्छे से रेगुलेट होता है या फंक्शनलिंग उसकी प्रॉपर होती है। लाइकवाइज बहुत से ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि प्रिजर्वेशन में भी काम आते हैं। तो आप अगर किसी चीज का फर्मेंटेशन करते हो ना, तो उसकी माइक्रोबियल प्रोसेस होने की वजह से उसका जो शेल्फ लाइफ होता है वो इंक्रीज हो जाता है ना। और फूड से हार्मफुल बैक्टीरिया की इनिबिशन भी कर सकते हो आप ड्यू टू द फर्मेंटेशन। ऐसे बहुत सारे फूड्स हैं, जैसे पिकल हो गया, सलामी हो गया। ये सलामी क्या होता है, ये होता है आपका मीट को प्रिजर्व करने का तरीका। मतलब जैसे पिकल्स करते हैं ना, हम लोग पिकल बना के रख लेते हैं, ऐसे मीट को ड्राई करके फर्मेंट मीट को स्टोर किया जाता है, उसको सैलेमी बोलते हैं। ओके, तो ये तो हो गए पॉजिटिव रोल कि माइक्रोब्स का पॉजिटिव रोल क्या है। अब हम देख ले थोड़ा सा नेगेटिव रोल। तो नेगेटिव तो आपको पता ही है, फूड में अगर माइक्रोब्स ग्रो कर जाए तो वो जनरली स्पॉइलेज क्रिएट करते हैं। स्पेशली इसमें आ जाते हैं फिर से आपके बैक्टीरिया, मोल्ड्स। ये क्या करते हैं, स्पॉइल करते हैं। और अनसेफ या अनअपीलिंग, मतलब अगर किसी माइक्रोब में स्पॉइलेज, माइक्रोब्स की वजह से स्पॉइलेज हो गया, तो वो फूड अब आपके लिए ईटिंग के कैपेबल नहीं हो, आप उसको खा नहीं सकते, है ना। और ये माइक्रोबियल्स ब्रेकडाउन की वजह से फूड में ऑफ फ्लेवर्स आ जाते हैं, अनप्लीजेंट स्मेल होने लगता है और उसका टेक्सचर भी चेंज हो जाता है। तो फूड के चेंजेस को भी देख के आप पता कर सकते हो कि इसमें माइक्रोबियल ग्रोथ हुआ है। अगर उसमें स्मेल आने लगे, है ना, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो फूड का स्पॉइलेज कॉज करते हैं। इसके अलावा बहुत सारे माइक्रोब्स हैं जो फूड को अनसेफ बनाते हैं फॉर द कंजप्शन। और अगर आपने उस माइक्रोब वाली कोई भी फूड को खा लिया है, तो वो पैथोजन आपको बहुत सारे डिसीजेस कर सकते हैं या फिर फूड बोर्न इलनेस कॉज कर सकते हैं। ठीक है, इनको हम बोलते हैं फूड बोर्न डिसीजेस। ऐसा कोई फूड जिसमें कोई पैथोजन का इन्फेक्शन था, उसको अगर आपने खा लिया तो आपको डिसीजेस होने के चांसेस है। तो ये कुछ माइक्रोब्स होते हैं जो कि फूड के थ्रू आप तक पहुंचते हैं और आप में अलग अलग डिसीजेस कॉज करवा सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल है यहाँ पे साल्मोनेला। साल्मोनेला जनरली कहाँ मिलता है, तो ये पोल्ट्री, एग्स, मीट, इनमें इसका इन्फेक्शन बहुत ज्यादा मिलता है। तो अगर मीट में कहीं साल्मोनेला का इन्फेक्शन हो गया तो इट कुड बी कॉज इलनेस, है ना। और ये कैसा इलनेस होगा, तो ये फूड बोर्न इलनेस होगा। इकोलाई जो है वो अनकुक्ड फूड में, बीफ में या फिर कंटामिनेशन प्रोड्यूस कर सकता है इकोलाई कहीं भी। ओके, एक होता है लिस्टीरिया। ये लिस्टीरिया बैक्टीरिया है जो कि कोल्ड एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकता है और मीट और डेयरी प्रोडक्ट्स को इन्फेक्ट कर सकता है, उनमें ग्रो कर सकता है। और स्पेशली डेयरी प्रोडक्ट वो वाले जो कि पास्चराइज्ड नहीं है ना। तीस नेक्स्ट लास्ट वन इज द क्लॉस्ट्रिडियम बॉटुलिनियम। क्लॉस्ट्रिडियम जो होता है ये केन फूड में ग्रो कर सकता है ना। और ये अगर बहुत ज्यादा ग्रो करे तो ये बहुत सारे डिसीजेस कॉज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। तो अभी हमने देखा कि फूड पर अगर कोई भी माइक्रोब्स ग्रो करते हैं तो कुछ माइक्रोब्स अच्छे होते हैं और कुछ माइक्रोब्स आपके लिए प्रॉब्लमेटिक हो सकते हैं। तो कुछ पॉजिटिवली फूड को सपोर्ट करते हैं और कुछ अगर फूड में ग्रो कर जाए तो स्पॉइलेज या डिसीज कॉज करने के काम कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गई माइक्रोब्स के रोल की, जिसमें हमने पढ़ा कि बैक्टीरिया, मोल्ड और आपका यीस्ट ये बेनिफिट भी दे सकते हैं और नुकसान भी दे सकते हैं। तो हम पढ़ेंगे डिटेल अबाउट द ऑल दी माइक्रोब्स जिनके बारे में मैंने बात की। जैसे मैंने बोला कि मोल्ड, यीस्ट और बैक्टीरिया तीनों ही बेनिफिशियल भी हैं और प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं, फूड स्पॉइलेज भी कर सकते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे डिटेल अबाउट द मोल्ड। मोल्ड के बारे में क्या डिटेल पढ़ेंगे, तो बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक कि ये कैसा दिखता है, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। लाइकवाइज तो सबसे पहले मोल्ड को अगर मैं देखूं, है ना, तो मोल्ड को पढ़ने के साथ साथ आपको एक और चीज पता होना चाहिए और वो है फंजाई, है ना। क्योंकि फंजाई की ज्यादातर क्लासेस में आते हैं मोल्ड्स। ठीक है, अभी तो सबसे पहले समझो कि फंजाई और उसका क्लासिफिकेशन क्या होता है। तो सबसे पहले अगर मैं लोअर क्लासेस की बात करूं या फिर एक ऊपर ऊपर क्लासिफिकेशन की बात करूं,
तो फंजाई को 4 क्लासेस में डिवाइड किया गया। कौन कौन सी? सबसे लोअर फंजाई से लेकर हायर फंजाइस तक का। तो सबसे पहला क्लास है आपका फाइकोमाइसेटिस, दूसरा होता है एस्कोमाइसेटिस, तीसरा होता है बेसिडियोमाइसेटिस और लास्ट वन इज योर ड्यूटेरोमाइसेटिस। ऐसे 4 क्लासेस हैं और इनके यहाँ पर एग्जाम्पल दिए। फाइकोमाइसेटिस बिलोंग्स टू राइजोपस, न्यूरोस्पोरा आता है स्कोमाइसेटिस में, एगेरिकस जिसको हम मशरूम बोलते हैं, है ना, ये आता है आपका बेसिडियोमाइसेटिस क्लास में, और ड्यूटेरोमाइसेटिस आता है फ्यूसेरियम, इसका एग्जाम्पल है। एक और चीज, इन्हीं क्लासेस को एक और तरीके से भी डिफाइन किया जा सकता है। इसमें से जो फाइकोमाइसिटिस, एस्कोमाइसिटिस और बेसिडियोमाइसिटिस है, ये सारे ही सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करने में कैपेबल होती है। पर जो आपका ड्यूटेरोमाइसिटिस होता है, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं होती, मतलब जनरली ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म करती है और अपना नंबर बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ऐसी फंजाई जिनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी होती है, इसको हम लिखते हैं परफेक्ट फंजाई। क्या लिखते हैं? परफेक्ट फंजाई। और ऐसी फंजाई जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की टेंडेंसी जनरली नहीं मिलती, इनको हम बोलते हैं इम्परफेक्ट फंजाई। ओके, ये तो बात हो गई लोअर क्लासेस की। अगर आप इसको प्रॉपर क्लासिफिकेशन अगर आप इसका समझे, तो एक साइंटिस्ट थे, दे आर एनिजोवर्थ। एनिजोवर्थ, इन्होंने क्या किया? इन्होंने भी फंजाई को क्लासिफाई किया ऑन द बेसिस ऑफ सेल वॉल। तो ऐसे फंजाई जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, इनको, जिनमें सेल वॉल पाई जाती है, इनको बोल दिया है यूमाइकोटा। और जिनमें सेल वॉल नहीं पाई जाती, उनको रख दिया एक और क्लास में, इसको लिखते हैं माइक्सोमाइकोटा। ठीक है, देखो एक और चीज, स्टडी ऑफ फंजाई, फंजाई की स्टडी को बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, तो फंजाई को माइकोलॉजी, माइको जैसे टर्म यूज किए जाते हैं, इसलिए क्लासिफिकेशन में यहाँ यूज किया है यू माइकोटा एंड माइक्सो माइकोटा। मतलब ये सेल वॉल लेकिंग माइक्रोब्स है, सेल वॉल लेकिंग फंजाई है। और इसके एग्जाम्पल में आता है स्लाइम मोल्ड, इसके एग्जाम्पल में आता है स्लाइम मोल्ड। जबकि यू माइकोटा में आती है बहुत सारी क्लासेस या इसके सब डिविजन्स आते हैं। और इसके सब डिविजन्स में क्या क्या पढ़ा जाता है? तो पहली क्लास है आपकी मेस्टिगो, पहली क्लास है मेस्टिगो माइकोटीना, दूसरी क्लास है इसकी जाइगोमाइकोटीना, तीसरी क्लास है इसकी एस्कोमाइकोटा, फोर्थ इज द बेसिडियोमाइकोटा या बेसिडियो माइसिटीज भी बोल सकते हो आप इसको, बेसिडियोमाइकोटा। एंड द लास्ट फिफ्थ क्लास इज द ड्यूटेरोमाइकोटा, ड्यूटेरोमाइसिटिस या ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, तो फंजाई की क्लासेस है मेस्टिगोमाइकोटीना, जाइगोमाइकोटीना, एस्कोमाइकोटीना और बेसिडियोमाइकोटीना। अब जो लोअर फंजाई, जैसे कि मैंने यहाँ क्लासिफिकेशन तो ये पढ़ा, और फिर ये कौन सा क्लासिफिकेशन है? तो ये स्पेशल क्लासिफिकेशन एनिसोवर्थ ने दिया था और ये डिटेलली डिस्क्राइब करता है फंजाई को। तो आपको ध्यान रखना ये वाला क्लासिफिकेशन, क्योंकि ये बहुत ही सुपरफिशियल क्लासिफिकेशन है। एक और चीज देखो, इसमें सब कॉमन ही है, एस्कोमाइकोटा, बेसिडियोमाइकोटा और ड्यूटेरोमाइकोटा, तीन चीजें तो कॉमन है। अब बात कर ले फाइकोमाइसिटिस की। फाइकोमाइसिटिस क्या होता है? तो ये मेस्टिगोमाइकोटिना और जाइगोमाइकोटिना का को ही फाइकोमाइसिटिस बोलते हैं। ओके, ये वही है। लेकिन इससे इसको अगर हम क्लासिफाई करें, तो एक होता है इसको यू माइकोटा मतलब ट्रू फंजाई, और माइक्सो माइकोटिना मतलब कि इट इज द इंटरमीडिएट बिटवीन द फंजाई, है ना। तो ये
फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक थोड़े अलग रखता है, और ये फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक फुल्ली फंजाई जो बोलते हैं उसको बोलते हैं यू माइकोटन। तो यू माइकोटा की क्लासेस हैं ये सारी। ओके, तो आगे हम लोग पढ़ रहे हैं मोल्ड के बारे में। तो मोल्ड जो है वो इन सारी क्लासेस से बिलोंग करता है, क्योंकि उस कुछ मोल्ड जो है वो जाइगोमाइकोटिना में आते हैं, कुछ मोल्ड जो है वो मेस्टिगोमाइकोटिना में आते हैं, कुछ मोल्ड एस्कोमाइकोटा में, तो बेसिडोमाइकोटा। इस हिसाब से इनके कैरेक्टरिस्टिक को देखते हुए मोल्ड सारी क्लासेस से बिलोंग करता है एक्सेप्ट ड्यूटेरोमाइकोटा। ठीक है, तो इनकी क्लासेस में ज्यादातर कैंडिडेट जाइगोमाइकोटिना और एस्कोमाइकोटिना के हैं, बेस्टोमाइकोटिना के भी हैं, और कुछ एक बहुत रेयर कैरेक्टरिस्टिक रखता है ड्यूटेरोमाइकोटिन जैसा। कौन? मोल्ड। मोल्ड मतलब कॉमन फंजाई की बात हो गई। ठीक है, तो हम लोग पढ़ेंगे डिटेल अबाउट द मोल्ड, उसके कैरेक्टरिस्टिक, और ये कहाँ से आया है, इसके बेसिक क्लासिफिकेशन के लिए मैंने आपको बताया है फंजाई का क्लासिफिकेशन। इसमें हमने एक और चीज पढ़ी कि अगर हमको फंजाई की ब्रांचेस के बारे में पूछ रहा है कि ऐसी साइंस की कौन सी ब्रांच है जिसमें फंजाई को स्टडी किया जाता है, तो उसको हम बोलते हैं माइकोलॉजी। ठीक है, चलिए तो हम पढ़ रहे हैं डिटेल अबाउट द मोल्ड। जैसे कि मोल्ड के बारे में आपने सुना होगा, मोल्ड फूड पर ग्रो करने वाला फंजाई होता है, और हम लोग पढ़ रहे हैं इसके डिटेल कैरेक्टरिस्टिक। जैसे कि हम पढ़ेंगे इसके बारे में, इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं, इसको कल्चर करने पर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक आते हैं, इसके फिजियोलॉजिकल फीचर्स क्या होते हैं, और इसके इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। इन सारे पॉइंट्स पर हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले है आपका जनरल कैरेक्टरिस्टिक। जनरल कैरेक्टरिस्टिक मतलब मोल्ड के बारे में आप क्या जानते हैं और इन सब का क्या स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है। तो सबसे पहले हम समझे जनरल कैरेक्टरिस्टिक में पहला कैरेक्टरिस्टिक, ये जो मोल्ड होता है ना, मोल्ड कैसा होता है, तो ये होता है मल्टी सेलुलर। कैसा कैरेक्टर है ये? मल्टी सेलुलर है। इसके अलावा ये फिलामेंट जैसा दिखता है, फिलामेंट फंजाई भी बोल सकते हो आप इसको। ठीक है, ये ग्रो कैसे करता है, तो ये कॉटनी अपीयरेंस देता है, कॉटन लाइक दिखता है। कॉटन जैसा दिखता है। देखो आप ये ग्रो करते हुए देख सकते हो, ये ना पेट्री प्लेट पे ग्रो किया है। कहाँ ग्रो किया है? पेट्री प्लेट में। और जब ये ग्रो करता है तो ये सब व्हाइट कलर की कॉलोनीज बनाता है ज्यादातर केसेस में, पर हमेशा व्हाइट नहीं बनाता। जब ये ग्रो हो जाता है ना तो इसके कलर्स अलग अलग आ सकते हैं, पर मोस्ट कॉमनली ये व्हाइट कॉटनी कॉलोनी का अपीयरेंस देता है। ये इसके जनरल कैरेक्टरिस्टिक है। जनरली ये कलर कैसा देता है, तो ये कलर देता है व्हाइट, पर कभी कभी ये डार्क कलर भी प्रोड्यूस करता है, और कभी कभी ये स्मोकी लगता है, अपीयरेंस इसका स्मोकी लगता है। ठीक है, इसके अलावा चूंकि ये एक फंजाई है तो इसमें प्लांट वाले कोई कैरेक्टर नहीं है, जैसे कि प्लांट में पाया जाता है। क्या क्या पाया जाता है? स्टेम, रूट, लीव्स। ऐसा कोई भी कैरेक्टरिस्टिक नहीं प्रेजेंट है, नॉट प्रेजेंट। ठीक है, इसलिए ये प्लांट की कैटेगरी से बिलोंग नहीं करते। कौन? मोल्ड, है ना। और इनमें ये सब कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस करने में भी कैपेबल नहीं है, नहीं है। ठीक है, इसके अलावा ये सेप्रोफाइटिक होते हैं। सेप्रोफाइटिक मतलब किसी भी मटेरियल से फूड ले सकते हैं, और इन चूंकि जनरली जितने भी फंजाई होते हैं सेप्रोफिटिक होते हैं, अपना खाना दूसरों से ले सकते हैं और डेड मटेरियल से भी ले सकते हैं। ठीक है, इनको सेप्रोफिटिक या हेटेरोट्रॉफिक भी बोल सकते हो आप। जब ये दूसरों से खाना लेते हैं तो इनको अपने अंदर कुछ अलग कैरेक्टरिस्टिक रखने पड़ेंगे। तो इनके पास होते हैं एंजाइम, कुछ एक एंजाइम होते हैं जो फूड मटेरियल या जो भी जिससे भी खाना लेना है उस पर रिलीज करता है। तो कुछ एंजाइम रिलीज करते हैं ये फंजाई, ये मोल्ड, और ये एंजाइम होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स लाइक लाइपेज हो गया,
प्रोटीएज हो गया, ठीक है। इसके अलावा हो गया आपका पैक्टिनेज, अमाइलेज, लाइकवाइज। तो ये सारे एंजाइम प्रेजेंट होते हैं मोल्ड में, और ये क्या करते हैं, इनको एक्स्ट्रा सेलुलर रिलीज करते हैं जिससे कि ये बाहर से खाना ले सके, जैसे कि फंजाई के कैरेक्टरिस्टिक है सिमिलर। तो ये तो बात हो गई हमारे जनरल कैरेक्टरिस्टिक की। अब हम लोग बात कर ले इसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, तो ये होते हैं फिलामेंट जैसे स्ट्रक्चर, ऐसे ये ग्रो करता है फिलामेंट के फॉर्म में, ऐसे, ठीक है। तो जब ये फिलामेंट ग्रो करते हैं तो इसको हम बोलते हैं माइसीलिया। जब ये फिलामेंट जैसा ग्रो करता है ना तो हम इसको बोलते हैं माइसीलिया, ठीक है। और माइसीलिया ऐसे बहुत सारे हो गए, मतलब बहुत सारे फिलामेंट। तो जब बहुत सारे फिलामेंट में से किसी एक सिंगुलर की मैं अगर बात करूं तो इसको बोलते हैं हाइफी। क्या बोलते हैं, हाइफी, ठीक है। अब हाइफी को अगर आप माइक्रोस्कोपिकली स्टडी करो, माइक्रोस्कोप में स्टडी करो, तो वो दिखता है कुछ ऐसा। तो जब आप हाइफी को देखते हो तो ये दो बेसिक कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। जब आप हाइफी को देखते हैं तो देखो, ये एक सेल, ये दूसरा सेल, ये तीसरा सेल, और ये सारी सेल एक दूसरे से सेपरेटेड दिखती है ना। तो इनके बीच बीच में क्या है, सेप्टा प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं सेप्टा। जब सेप्टा प्रेजेंट होता है तो इस तरीके के हाइफी को बोलते हैं सेप्टेड हाइफी। जबकि ये स्ट्रक्चर देखो, ये माइसीलिया फिलामेंटेड स्ट्रक्चर है और सारे न्यूक्लियस ऐसे फ्रीली है ना, और इनके बीच में कोई ऐसा सेपरेशन नहीं है जैसा कि इसमें। तो इस तरीके के हाइफी को बोलते हैं एसेप्टिक, ए सेप्टेड हाइफी। और जब एसेप्टेड हाइफी होता है तो सारे न्यूक्लियस इकट्ठे होते हैं, तो इसको लिखते हैं सिनोसाइटिक। सिनोसाइटिक मतलब इनके बीच में कोई सेल वॉल का फॉर्मेशन नहीं होता, सारे न्यूक्लियस सिंशियली या सिनोसाइटिक फॉर्मेशन करते हैं। तो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक या माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टरिस्टिक की मैं बात करूं तो ये कैसा दिखता है, फिलामेंटस दिखता है, इसके अंदर माइसिलिया प्रेजेंट होता है, हाइफी प्रेजेंट होते हैं, जिनके माइसिलिया, बहुत सारे माइसिलिया का एक को अगर मैं बोलूँ तो बोलते हैं हाइफी। हाइफी माइक्रोस्कोपिक देखने पर दो स्ट्रक्चर मिलते हैं, या तो सेप्टेड मिलता है या एसेप्टेड मिलता है। सेप्टेड जो होता है उनमें वॉल सेपरेशन होता है, जबकि एसेप्टेड में कोई सेपरेशन नहीं होता है, इसलिए ये होता है आपके सिनोसिटिक टाइप के फंजाई। ओके। इसके अलावा जैसे मैंने बोला ना कि माइसीलिया बनाता है, तो कभी कभी फंजाई अगर एडवर्स कंडीशन में होता है तो ये माइसीलिया ना इकट्ठा होके एक कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बना देते हैं, इसको बोलते हैं स्क्लेरोचिया, स्क्लेरोटिया, ठीक है। ये स्क्लेरोटिया क्या है, एक कॉम्पैक्ट माइसीलियम होता है, किसका, फंजाई का, जो कि एडवर्स कंडीशन में बना है। अगर कंडीशंस फिर से फेवरेबल हो जाएंगी तो ये ऐसा माइसीलिया फिर से ग्रो करने लगेगा। एडवर्स कंडीशन का क्या मतलब है कि आपको खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, न्यूट्रिशन की अवेलेबिलिटी नहीं है, तो फंजाई अपने आप को प्रिजर्व करने के लिए, कि तब तक के लिए अपने आप को बचाने के लिए स्क्लेरोटिया का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वन, अगर मैं बात करूं इनके रिप्रोडक्शन की, मोल्ड रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, ओके। तो रिप्रोडक्शन की मैं अगर बात करूं तो रिप्रोडक्शन में दो तरीके का रिप्रोडक्शन जनरली हम लोग पढ़ते हैं। रिप्रोडक्शन के दो टाइप होते हैं, एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। अब चूंकि फंजाई आपके हर क्लास से बिलोंगिंग है, जैसे कि जाइगोमाइकोटिना, है ना, और एक हो गए आपके एस्कोमाइकोटिना, फिर हो गए आपके बेसिडियोमाइकोटिना, है ना। इसी के अलावा आपका ओमाइसिटिस कैटेगरी भी आती है इनमें, जो मेस्टिकोमाइकोटिना की क्लासेस है। तो ज्यादातर फंजाई इन क्लासेस से बिलोंगिंग है। तो इनकी खासियत क्या है कि जो जाइगोमाइकोटिना है ये बनाते हैं जाइगोस्पोर, है ना।
अब पहले समझो रिप्रोडक्शन, अगर ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो रहा है तो ये ए सेक्सुअल स्पोर से होगा, पर अगर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा तो वो सेक्सुअल स्पोर से होगा। कुल मिला के दोनों ही कंडीशन में क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। तो वो स्पोर जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनते हैं, इन स्पोर्स के नाम है स्पोरेंजियोस्पोर। नाम से क्लियर हो रहा है, स्पोरेंजियोस्पोर, जो स्पोरेंजिया पर बनेंगे। अब स्पोरेंजिया क्या होता है, यहाँ देखो डायग्राम। स्पोरेंजियोफोर एक डंठल नुमा स्ट्रक्चर होता है जिसके टॉप पर ऐसे ग्लोबुलर संरचना होती है, और इसका जो बेस जहां से ग्लोबुल बनना स्टार्ट होता है इसको बोलते हैं कॉमेला, कॉलुमेला। ठीक है, कॉलुमेला के बाहर की तरफ ये जो सेल्स है ना, ये रिप्रोड्यूस करती है, मतलब ये डिवाइड होती है और डिवाइड होके स्पोरेंजियोस्पोर बनाती है। स्पोरेंजियोफोर भी लिख सकते हो आप इसको। ठीक है, जिसके अंदर स्पोरेंजियोस्पोर बनते हैं उसके बाहर आउटर मोस्ट लेयर होती है, इसको लिखते हैं स्पोरेंजियम। ये पूरा स्ट्रक्चर कहा जाता है स्पोरेंजियम, और इस पर बनते हैं स्पोरेंजियोफोर्स। ठीक है, इसके अलावा इसमें होते हैं कोनिडिया फॉर्मेशन। कुछ एक मोल्ड होते हैं जो कोनिडिया बनाते हैं। कोनिडिया मतलब क्या होता है, देखो एक हाइफी है, ऐसा ग्रो कर रहा है, ग्रो करते करते इनने इसके टर्मिनल से ऐसे सेल वॉल फॉर्मिंग डार्क शेडेड स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर दिया, इनको बोलते हैं कोनिडिया। ये कोनिडिया अगर यहाँ से टूट के अलग हो जाए तो नए फंजाई का डेवलपमेंट कर सकते हैं। तो कोनिडिया बनते हैं कोनिडियोफोर्स पे। ठीक है, इसके अलावा एक होता है क्लेमाइडोस्पोर। क्लेमाइडोस्पोर ऐसे होते हैं कि ये हाइफी जो ग्रो कर रहा है ना, तो थोड़ी थोड़ी दूर के जो बीच बीच के जो सेल्स होती हैं ये अपने आप को अच्छे से कवर करके कंडेंस कर लेती है, और ये बनते हैं क्लेमाइडोस्पोर हमेशा एडवर्स कंडीशन में। तो जब एडवर्स कंडीशन आती है तो सेल क्या करती है, अपना साइटोप्लाज्म डेंस करके बैठ जाती है। अगर ये स्पोर कहीं जाके गिर जाए ऐसे कैसे, या फेवरेबल कंडीशंस आएंगी तो ये क्लेमाइडोस्पोर फिर से रीजनरेट कर सकते हैं। कुछ फंजाई होते हैं जिनमें गैमी फॉर्मेशन भी होता है। तो ये हो गए आपके टाइप ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। इसमें एक और एग्जांपल आता है ओडिया। देखो टर्मिनल जो स्पोर्स होते हैं ना, ये यही के यही सिंगल सिंगल रिलीज हो जाते हैं। जब ये सिंगल सिंगल रिलीज हो जाते हैं तो ये स्प्रेड होकर मॉइस्चर में ग्रो कर जाते हैं, इनको बोलते हैं एंथ्रोस्पोर्स। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स, कोनिडिया और ओडिया ओडिया ये सब एसेक्सुअल स्पोर के एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही होते हैं कुछ सेक्सुअल स्पोर्स बनाते हैं, मतलब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है मोल्ड। तो जाइगोमाइकोटीना जो होते हैं ना वो जाइगोस्पोर्स बना देते हैं, एस्कोमाइकोटीना जो होते हैं वो एस्कोस्पोर बनाते हैं, और बेसिडियोमाइकोटीना जो होते हैं बेसिडियोस्पोर्स बनाते हैं। तो यहाँ दो के डायग्राम दिए है, आप ये दो चीजें देख सकते हो। देखो एस्कोस्पोर एक इलोंगेटेड बॉडी जैसा स्ट्रक्चर होता है, ऐसा, इसको फली जैसा भी बोल सकते हो आप, और इसमें एस्कस का सिंथेसिस होता है, इनको बोल देते हैं एस्कोस्पोर्स। ठीक है, ये अगर सिंगल बाहर जाएगा तो ये एज अ कंप्लीट फंजाई के फॉर्म में ग्रो करेगा। ऐसे ही होता है बेसिडियोस्पोर। बेसिडियोस्पोर जिसमें बनते हैं इसको बोलते हैं बेसिडियम, और बेसिडियम के टॉप पर बनता है बेसिडियोस्पोर। ये बेसिडियोस्पोर भी यहाँ से निकल के ग्रो कर सकते हैं। ये जिससे कनेक्ट होते हैं इसको लिखते हैं स्टेरिग्मा, दैट इज स्टिग्मा नहीं, दैट इज स्टेरिग्मा, जो कि बेसिडियोस्पोर्स को ज्वाइंट रखने का काम करते हैं। तो एस्कोमाइकोटीना क्या बनाएंगे, एस्कोस्पोर बनाते हैं। ठीक है, बेसिडियोमाइकोटीना क्या बनाएंगे, बेसिडियो स्पोर बनाते हैं। ठीक है, जाइगोमाइकोटीना जाइगोस्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, जूस्पोर अलग होता है। कुछ फंजाई जूस्पोर इंजियम जैसा स्ट्रक्चर बनाते हैं, और जूस्पोर जो होते हैं एक्चुअली ऐसे स्पोर जो कि मोटाइल होते हैं उनको हम लिखते हैं जूस्पोर। तो कुछ फंजाई होते हैं जो जूस्पोर भी बनाते हैं, लेकिन मोल्ड में ये कैरेक्टरिस्टिक नहीं पाया जाता। ठीक है, ये भी नहीं पढ़ना है। तो हमको देखनी है कुछ एक चीजें। रिप्रोडक्शन जो होता है वो दो तरीके का होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, स्पोरेंजिया, कोनिडिया, ओडिया के थ्रू। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है, एस्कोस्पोर और बेसिडियोस्पोर के थ्रू। किसमें, मोल्ड में। कल्चर करना है तो कल्चर कैरेक्टरिस्टिक क्या होंगे, तो आप उनकी ग्रोथ के हिसाब से पता कर सकते हो कि ये मोल्ड है या क्या ग्रो कर रहा है। तो जनरली मोल्ड जो होते हैं वो लूज, फ्लपी, कॉम्पैक्ट भी हो सकते हैं, वेलवेट जैसे सरफेस देते हैं, ड्राई या पाउडरी,
जिलेटिनस स्ट्रक्चर भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। इनके पिगमेंट के हिसाब से ये रेड, पर्पल, ग्रे, ब्लैक जैसे माइसिलियल कैरेक्टरिस्टिक दे सकते हैं। और मेच्योर मोल्ड जो होता है वो कलर के हिसाब से भी बताया जा सकता है। शुरुआत की जो ग्रो होती है, माइसिलियम जो होते हैं वो कलरलेस होते हैं, पर जब इस पे स्पोर आना स्टार्ट हो जाते हैं ना, तो वो अलग अलग कलर देना स्टार्ट हो जाते हैं। जैसे कि इसकी मैं बात करूं, तो ब्रेड पे ये ग्रो किया, तो कैसा ग्रो किया? ग्रीन। तो ग्रीन इज द ऑल्सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोल्ड। आप कैरेक्टरिस्टिक देख के बता सकते हो कि इनके कल्चर, इनमें कहीं पर मोल्ड ग्रो हुआ है क्या। और ये जो ग्रीन या जो भी कलर आते हैं, ये क्यों आते हैं? ये ड्यू टू द स्पोर फॉर्मेशन आते हैं। तो जब फंजाई मैच्योर हो जाता है, तब उनमें ये कलर दिखने लगते हैं, या तो ग्रे होगा, ब्लैक होगा, पर्पल, रेड, ऐसे कलर आते हैं ड्यू टू द ग्रोथ ऑफ मोल्ड। ओके। फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक क्या है? देखो, फिजियोलॉजी मतलब कि ऐसे सिम्टम जो उसकी ग्रोथ को फेवर करे। तो बहुत सारे फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स होते हैं जो कि फंजाई की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं या मोल्ड की ग्रोथ को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी क्या क्या फैक्टर होते हैं? तो देखो, अगर फंजाई की ग्रोथ की बात करें तो मॉइस्चर एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ना। और इसमें से भी मोल्ड की मैं बात करूं, तो मोल्ड को ना बहुत लो मॉइस्चर लगता है ग्रो करने के लिए। और ये मॉइस्चर इतना कम होता है कि बैक्टीरिया, यीस्ट से भी कम मॉइस्चर पे ग्रो कर जाते हैं, ठीक है। तो लो मॉइस्चर रिक्वायर्ड होता है एज कंपेयर टू यीस्ट एंड बैक्टीरिया, एज कंपेयर टू यीस्ट एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया और यीस्ट दोनों से लो मॉइस्चर लगता है, ठीक है। और ये बहुत ही कम मॉइस्चर में ग्रो कर सकते हैं। इसके अलावा टेम्परेचर की मैं बात कर लूं, तो ये तीनों कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। ऐसे फंजाई जो नॉर्मल टेम्परेचर पे ग्रो करते हैं, 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, इनको हम बोलते हैं मीजोफिलिक फंजाई, मीजोफिलिक मोल्ड। ऐसे फंजाई या ऐसे मोल्ड जो कि हाई टेम्परेचर पर ग्रो करते हैं, इनको लिखते हैं थर्मोफिलिक मोल्ड। थर्मोफिलिक मतलब कितना टेम्परेचर हो गया? तो 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर हो सकता है। इसके अलावा कुछ फंजाई जो लो टेम्परेचर पर ग्रो करें, मतलब कितना? -10 से लेके -5 डिग्री टेम्परेचर पर भी ग्रो कर सकते हैं। इनको हम लिखते हैं साइक्रोट्रॉफिक, या साइक्रोफिलिक भी बोल सकते हो आप, ठीक है, साइक्लोट्रॉफिक। तो ये तो बात हो गई टेम्परेचर, मतलब कि मोल्ड जो है वो वेराइटी ऑफ टेम्परेचर पर ग्रो कर सकता है। ओके। अगला, ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी चाहिए या नहीं चाहिए इसको? तो मोल्ड हमेशा 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 एरोबिक कंडीशन में ग्रो करता है, मतलब इसको चाहिए पर्याप्त ऑक्सीजन। पीएच की मैं अगर बात करूं, तो किस पीएच पर? तो ये जनरली एसिडिक पीएच पर ग्रो करते हैं बहुत अच्छे से मोल्ड। क्या रेंज है इसका? तो 2.0 से लेके 8.5 तक ये अच्छे से ग्रो कर सकते हैं। कुछ इनहिबिटर इसकी ग्रोथ को इनहिबिट कर सकते हैं। तो कुछ इनहिबिटर होते हैं जो मोल्ड की ग्रो को इनहिबिट कर सकते हैं, है ना। जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं यहाँ पे, पेनिसिलिन। पेनिसिलिन इज द प्रोडक्ट ऑफ पेनिसिलियम नोटेटम, है ना। तो एक तरीके का फंजाई है ये पेनिसिलिन, मोल्ड को इनहिबिट कर सकता है। तो इनहिबिटर के एग्जांपल क्या हो गए? पेनिसिलिन। एक और एग्जांपल है इसका क्लेवेसिन, एक और एग्जांपल इसका क्लेवेसिन। ये कौन रिलीज करता है? तो ये रिलीज करता है एस्परजिलस, एस्परजिलस रिलीज करता है क्लेवेसिन, जो कि मोल्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। इसके अलावा है माइकोस्टेटिन, माइकोस्टैटिक। ये क्या करता है? ये भी मोल्ड की ग्रोथ को इनहिबिट कर सकता है। ये तो 3 एग्जाम्पल हो गए। इसके अलावा बहुत सारे केमिकल होते हैं
या मैं इनको बोलूँ कि फंजीसाइड होते हैं, बहुत सारे फंजीसाइड होते हैं जो क्या कर सकते हैं, जो फंगाई जो आपके मोल्ड की ग्रोथ को इनिबिट कर सकते हैं, है ना। इसके एग्जाम्पल है सॉर्बिक एसिड, के अलावा हो गया आपका प्रोपियोनेट्स, के अलावा एसीटेट्स। ये सारे मिलके मोल्ड को इनिबिट कर सकते हैं। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपको ध्यान रखने हैं, जिन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि मोल्ड का को कौन इनिबिट कर सकता है, मोल्ड के लिए ग्रोथ टेम्परेचर क्या होता है, मोल्ड को ग्रोथ करने के लिए कितना मॉइस्चर की जरूरत होती है। दीज आर द वेरी बेसिक क्वेश्चंस। ओके, चलिए, तो लास्ट पॉइंट हम लोग देख रहे हैं कि मोल्ड का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस क्या है। तो मोल्ड का इंडस्ट्रियल इंपॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो इसके अपने बहुत सारे एप्लीकेशन है जो कि मैंने टैबलेटेड फॉर्म में दे रखे हैं। आप लोग एक बार इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये थोड़ा सा जनरल डिस्क्रिप्शन में यहाँ पर दे देती हूँ। जैसे कि म्यूकर, है ना, ये म्यूकर कहाँ का यूज होता है, तो फर्मेंटेशन में यूज होता है। तो किसका, टैम्प और सोया प्रोडक्ट बनाने के लिए म्यूकर यूज होता है। बहुत सारे एंजाइम प्रोड्यूस करता है जैसे कि लाइपेज, प्रोटीएज, और इंडस्ट्री में एज ए डिटर्जेंट भी यूज, डिटर्जेंट इंडस्ट्री में यूज होता है ड्यू टू देयर प्रेजेंस ऑफ लाइपेज एंड प्रोटीएजेस। इसके अलावा बायोइथेनॉल प्रोडक्शन में भी म्यूकर का रोल है। राइजोपस का क्या रोल है, तो ये भी फर्मेंटेशन क्या बनाता है, टैम्प और रागी प्रोडक्शन में इसका रोल है। ऑर्गेनिक एसिड्स बनाता है जैसे कि लैक्टिक एसिड, फ्यूमरिक एसिड, इथेनॉल प्रोडक्शन में। एंजाइम बनाता है अमाइलेज और लाइपेज जैसे। इसके अलावा टेक्सटाइल इंडस्ट्री में इसका यूज है। ऑर्गेनिक वेस्ट को डिकम्पोज करने में राइजोपस का यूज होता है। एप्सीडिया क्या करता है, तो एप्सीडिया और राइजोपस थोड़ा सिमिलर सा फंक्शनिंग है इनका। ये इसमें भी एंजाइम प्रोडक्शन होता है प्रोटीएज, लाइपेज जैसा। इसके अलावा ये स्टेरॉइड बायो ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं, मतलब स्टेरॉइड का कन्वर्जन कर सकता है, फर्मेंटेशन कर सकता है कुछ ट्रेडिशनल फूड्स का। एस्परजिलस वेरी इंपॉर्टेंट। एस्परजिलस की दो स्पीशीज है, ओराइजा और नाइजर। एस्परजिलस ओराइजी जो है ये सोया सॉस, मीसो, शेक ये सब बनाने में काम आता है। इसके अलावा नाइजर जो होता है वो सिट्रिक एसिड और ग्लूकोनिक एसिड प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। एंजाइम प्रोडक्शन की बात करें तो इसमें अमाइलेज, प्रोटीएज, सेलुलेज, लाइपेज। देखो सारे मोल्ड में बहुत ही कॉमन है प्रोटीएज, लाइपेज और आपका अम, अ, ये जनरली आपका प्रोटीएजेस, लाइपेजेस और बहुत सारे अमाइलेजेस प्रोडक्शन में हेल्पफुल होता है। ठीक है, ये फार्मास्यूटिकल प्रोड्यूस करता है जैसे कि कुछ एंटीबायोटिक्स प्रोड्यूस करता है, या फिर लावास्टेटिन, लोवास्टेटिन जैसे प्रोडक्ट भी बनाता है एस्परजिलस। इसके अलावा बायोरेमेडिएशन में भी इसका रोल है, हेवी मेटल्स को और ऑयल स्पिल के ब्रेकडाउन के लिए। पेनिसिलियम का क्या फंक्शन है, तो एंटीबायोटिक। पेनिसिलियम क्राइजोजीनस ने पेनिसिलिन प्रोड्यूस किया। इसके अलावा पेनिसिलिन जो है वो चीज प्रोडक्शन में भी रोल प्ले करता है। पेनिसिलियम रॉकफोर्टी, पेनिसिलियम कैमेम्बर्टी। तो जो रॉकफोर्टी होता है ना वो बनाता है ब्लू चीज, और कैमम्बर्टी जो होता है ना वो बनाता है कैमम्बर्ट चीज। ठीक है, ये फूड प्रिजर्वेशन में रोल प्ले करता है। और इसके अलावा इसके पास भी एंजाइम होते हैं पैक्टिनेज, लाइपेज जैसे, जो कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री में यूजफुल है। इसके अलावा आपका मोल्ड है जियोट्राइकम, जो कि डेयरी इंडस्ट्री में चीज राइपनिंग में हेल्पफुल है। ये कैम्बर्ट की राइपनिंग में रोल प्ले करता है, बहुत सारे एंजाइम प्रोडक्शन करता है। इसके अलावा ये फेट के डिग्रेडेशन में भी रोल प्ले करता है, वेस्ट ट्रीटमेंट में। ठीक है, न्यूरोस्पोरा एक मॉडल ऑर्गेनिज्म है जो जेनेटिक और फंगल स्टडीज में काम आता है। ये ऑनकोम न्यूरोस्पोरा इंटरमीडिया ऑनकोम बनाता है। ऑनकोम है फर्मेंटेड सोयाबीन प्रोडक्ट है। ठीक है, इसके अलावा ये एग्रीकल्चर वेस्ट से इथेनॉल प्रोडक्शन में न्यूरोस्पोरा का बहुत ज्यादा स्टडी हो चुका है, बहुत ज्यादा स्टडाइड मोल्ड है ये। मोल्ड या मैं फंजाई भी बोल सकती हूँ उसको। स्पोरोट्राइकम जो है लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास और बायोफिल प्रोडक्शन में रोल प्ले करता है। लिग्नोसेल्यूलोसिक बायोमास को तोड़ के बायोफिल प्रोडक्शन करवा दिया। यहाँ पर एंजाइम जैसे कि आपके सेलुलोजेस हो गए, इसमें सेलुलोज का कॉन्सेंट्रेशन बहुत हाई होता है, इसलिए ये टेक्सटाइल और बायोफिल इंडस्ट्रीज में काम आता है। बॉटरीटियस जो होता है वो वाइन मेकिंग जैसे कि सिनेरिया
बहुत सारी वाइन जैसे कि सॉटर्न्स और तोकाजी जैसी वाइन्स मेकिंग में काम आता है। बायो एजेंट कंट्रोल के फॉर्म में भी आता है। कुछ स्ट्रेन जो कि प्लांट पैथोजन के अगेंस्ट काम करती है, बायो बोट्रेटिस के। सिफिलोस्पोरिन, ये स्पेशली एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में काम आता है और ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन को रोकता है। ट्राइकोडर्मा बायोजेन कंट्रोल के फॉर्म में काम आता है। बायोफिल और सेलुलोज हेमीसेलुलोज के प्रोडक्शन की वजह से बायोफिल टेक्सटाइल पेपर इंडस्ट्रीज में काम आ रहा है। बायोरेमिडिएशन करता है पॉल्यूटेंट्स को हटाने के लिए, पेस्टिसाइड्स हैवी मेटल्स को रिमूव करने के लिए ट्राइकोडर्मा को लगाया जाता है बहुत सारे इंडस्ट्रियल पर्पस के लिए। ओके, तो ये हमने कुछ एक मूल देखे जिनके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। अब इस पर बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं, है ना, इसको पढ़ने के लिए पहले समझो हमने मोल्ड में क्या क्या देखा। हमने देखा जनरल कैरेक्टरिस्टिक, हमने देखा उसके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक, उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक और इसके अपने इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन। इन चारों टॉपिक पर बेस्ड कहीं से भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो हम लोग कुछ एक एमसीक्यूज देख रहे हैं जो अभी हमने पढ़ा उसके बिहाफ पे। ओके, तो क्वेश्चन है आपका, विच फंगस इज कॉमनली यूज्ड इन द प्रोडक्शन ऑफ ब्लू चीज। इनमें से कौन सा फंजाई है जो ब्लू चीज बनाने में हेल्पफुल है। ऑप्शन है आपके पास एस्परजिलस नाइजर, एस्परजिलस रॉकफुटी, राइजोपस स्टोलोनो फायर और म्यूकस म्यूकर इंडिकस, है ना। तो ब्लू चीज किसने बनाया था, एक बार फिर से टेबल को देख लो तो आपको ध्यान रहेगा, है ना। ब्लू चीज कौन बनाता है, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया आपका, पेनिसिलियम रॉकफोर्टी। ये चीजें ध्यान रखनी है। व्हाट इज द मेन इंडस्ट्रियल यूज ऑफ सिफिलोस्पोरियम। सिफिलोस्पोरियम का क्या यूज है, एंजाइम प्रोडक्शन, चीज राइपनिंग, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन या वाइन फर्मेंटेशन। तो सिफिलोस्पोरिन जो है वो हमने पढ़ा है कि एंटीबायोटिक के प्रोडक्शन में काम आता है। तो सी इज योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइकोडर्मा वाइडली यूज्ड इन एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर में ट्राइकोडर्मा कहाँ यूज होता है। तो ऑप्शन है आपके पास बायो कंट्रोल एजेंट, चीज राइपनिंग, एंटीबायोटिक प्रोड्यूसर और इथेनॉल फर्मेंटर। तो एंटीबायोटिक में तो अभी हम देख ही चुके हैं। चीज राइपनिंग एजेंट देख लो एक और, चीज राइपनिंग कौन है, तो ये चीज राइपनिंग करता है जियोट्राइका। ओके, और क्या है एक ऑप्शन आपके पास, बायो कंट्रोल एजेंट और बायोइथेनॉल फर्मेंटर। बायोइथेनॉल फर्मेंटर तो खैर बायोइथेनॉल प्रोडक्शन करवा रहा है, लेकिन अभी हमने देखा जो ऑप्शन उस हिसाब से बायोफिल ये बायोफिल तो करता है स्पोरोट्राइकम आपका, है ना। और एंटीबायोटिक प्रोडक्शन कौन करता है, सिफिलोस्पोर करता है। तो एक और चीज देखो, बायो कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में दो ऑर्गेनिज्म है, एक है ट्राइकोडर्मा जो कि अभी हमने देखा, है ना, और एक और हमने देखा था बायो कंट्रोल के फॉर्म में बोट्रेटिस। तो आपको ऑप्शन में क्या दिया है ये देख लो, ऑप्शन में दिया है आपको ट्राइकोडर्मा क्या करता है, तो ट्राइकोडर्मा करता है बायो एजेंट कंट्रोल एजेंट के फॉर्म में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस की आप लोग प्रैक्टिस करें, है ना। कल हम लोग पढ़ेंगे अबाउट यीस्ट एंड बैक्टीरिया। तो आज की क्लास हम लोग यही खत्म करते हैं। ओके, थैंक यू सो मच।